ये कहानी है कासिम की। कासिम की मटन की दुकान है शहर के एकदम बीचों बीच और मेन बाजार में। इस कारण उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती। उसे सांस लेने तक की फुर्सत ना होती जब वो दुकान में होता। अरे कासिम भाई, थोड़ा जल्दी दो, 5 किलो मटन का ऑर्डर है मेरा। मैं बैठा हुआ हूँ क्या भाई? देख नहीं रहे इतनी लंबी लाइन लगी है। अब उनको छोड़कर आपको दूंगा तो खामखा का बवाल होगा। कासिम को पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो था बहुत ही लालची। अब लालची आदमी का दिल क्या कहता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो कासिम का दिल भी वही कहता था कि और पैसा कमाना है, चाहे उसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। लोगों को उसकी ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि कासिम अपने तराजू से खूब सारा गड़बड़ झाला कर रहा था। किसी को 50 ग्राम तो किसी को 100 ग्राम कम मटन तोल कर देता था। वाह, क्या कमाई हुई है आज! पूरे 5,000 रुपए। मजा आ गया। ये 5,000 तो वो कमाई है जिसमें मुझे किसी को कोई हिस्सा नहीं देना होगा। मतलब मेरे तराजू के गड़बड़ झाले की कमाई है ये। वाह रे मेरा तराजू! अरे जी करता है तेरा मुंह चूम लूं। लालची आदमी की एक फितरत बहुत ही खराब होती है। वो बस अपना लाभ देखता है। दुनिया चाहे भाड़ में चली जाए, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कासिम के साथ भी कुछ ऐसा ही था। एक दिन की बात है। एक बार कासिम अपने इकलौती बेटी जेबा के साथ पास की नदी से लौट रहा है। जेबा थकी हुई थी, लेकिन हंस रही थी, क्योंकि उसके हाथ में लकड़ी का छोटा सा झुंझुना जो था। तभी अचानक हवा में अजीब सी बदबू आती है। जेबा रुक जाती है और नाक दबाती है। अब्बू, कितनी बदबू आ रही है यहाँ। कासिम चारों ओर देखता है। उसे पास की दीवार के उस पार से बहुत सारे कौवों के काव काव करने की आवाज आती है। वो दीवार के पास जाता है और दूसरी ओर झांकता है। नीचे एक सड़ा हुआ बकरा पड़ा था, पूरी तरह गल चुका। उसके मांस को कौवे मजे से खाए जा रहे थे। कासिम बड़े ही गौर से उन्हें देख रहा था और कुछ सोच रहा था। तभी, अब्बू चलो ना, क्या कर रहे हो यहाँ पर? देख नहीं रहे कितनी बदबू आ रही है? मुझे तो उल्टी का मन कर रहा है। अपनी बेटी की बात पर कासिम हंसता हुआ वहाँ से उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? चलो जल्दी चलो यहाँ से। लालची इंसान कहीं से भी लालच की प्रेरणा पा सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है। कासिम के साथ भी यही हुई। उस दिन की घटना ने उससे नए सिरे से सोचने को मजबूर किया। कासिम ने उस दिन देखा कि मरे हुए जिस्म से भी पेट भरे जा सकते हैं, और वहीं से जन्म हुआ उस गंदी सोच का, जो जिंदगी को नहीं मुनाफे को देखती है। 2 दिन के बाद की बात है। उसकी अपनी पत्नी साइमा रसोई में मटन 2 प्याजा बना रही थी। अब्बू, आज तो जबरदस्त खुशबू आ रही है किचन में। मेरे पेट में तो चूहे कबड्डी खेलने लगे हैं। हाँ हाँ, मेरे भी पेट में। कासिम जब अपने पूरे परिवार के साथ बैठा मटन 2 प्याजा का लुत्फ उठा रहा था, तो उसके दिमाग में एक बात चल रही थी। मटन को जब मसालों के साथ पका दिया जाता है ना, तो इसका स्वाद कितना जबरदस्त हो जाता है। मैं अगर ये करूं कि कहीं से सस्ते या बीमारू बकरे का इंतजाम करूं और ग्राहकों को बेचूं, तो उन्हें क्या पता लगेगा कि बकरा बीमार था या स्वस्थ? क्योंकि मसालों में पकने के बाद तो इसका स्वाद बिल्कुल ही अलग हो जाता है। कासिम के दिमाग में ये बात आई और अगले ही दिन उसने इसका इंतजाम करना शुरू कर दिया। इसके लिए वो शहर के एक व्यापारी से मिला और उससे थोक के भाव में बकरे खरीदने की बात कही। लेकिन वो बकरे जो स्वस्थ नहीं थे। व्यापारी को क्या चाहिए था? उसे तो बीमारू बकरों की कीमत मिल रही थी। अरे बिल्कुल भाई साहब, आपको जितने बकरे चाहिए मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। लालची कासिम अब 2 तरह की बेईमानी करने लगा था। एक तो वो मटन कम तोलता, दूसरा लोगों को बीमारू बकरे का मांस बेचा करता। बेईमानी ऐसी चीज है ना कि ये रातों रात आपको आसमान पर पहुंचा देती है। कासिम की कमाई अब 4 गुना बढ़ गई थी। क्या सच में अब्बू? वो जो बड़ा सा बंगला हमने देखा था, वो आप खरीद रहे हैं? हाँ, मैं खरीद रहा हूँ तेरे लिए। तुझे यहाँ खेलने कूदने में दिक्कत होती है ना? वहाँ बहुत बड़ी जगह है,
तो तेरी तो ऐश ही ऐश होगी। आप दुनिया के सबसे प्यारे अब्बू हो। कासिम अपनी बेटी जेबा से बहुत प्यार करता था, अपनी जान से भी ज्यादा। बहुत दुआओं के बाद वो पैदा हुई थी, इसलिए तो कासिम और उसकी बेगम साइमा दोनों की जान उसमें बसती थी। लेकिन दोनों में से किसी को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि कासिम कितना लालची है और अपनी लालच में आकर वो किस कदर हर दिन गिरता जा रहा है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह उसकी दुकान पर एक ग्राहक आया। अरे कासिम भाई, कल कैसा मटन दे दिया आपने? कैसा मतलब? भैया जैसा हमेशा देता हूँ वैसा ही तो दिया था। अरे भाई, मटन खाते ही पूरे परिवार को उल्टी और दस्त शुरू हो गया। रातों रात सभी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अरे मियाँ, ठीक से नहीं बनाया होगा मटन, कच्चा रह गया होगा। अरे क्या बात करते हो कासिम भाई, हम क्या नया मटन खाने वाले हैं या नया मटन बनाने वाले हैं? अरे भाई, तो मैं क्या नया बेचने वाला हूँ? हाँ बोलो। देखो, सुबह सुबह दुकानदारी मत खराब करो और जाओ यहाँ से। इस घटना के बाद भी आए दिन उसकी दुकान पर कोई ना कोई ग्राहक आकर उसके मटन की शिकायत करता, लेकिन कासिम के कान पर जू तक नहीं रेंगती। उल्टा वो अपने ग्राहकों को ही गलत ठहरा देता। एक दो बार तो कासिम के मटन के कारण कुछ लोगों की जान पर भी बनाई। उन लोगों ने पुलिस थाने में कासिम की शिकायत भी की, लेकिन कासिम पैसों के जोर पर पुलिस वालों को भी खरीद लेता और फूड इंस्पेक्टर को भी। नहीं कासिम भाई, इतने में नहीं चलेगा। मामला ऊपर तक चला गया है। 1 लाख रुपए लगेंगे तभी ये मामला दबेगा, नहीं तो आपके ऊपर मुसीबत आ जाएगी। अरे तिवारी जी, क्या छोटी बात कर दी आपने। ये लीजिए पूरे 2 लाख और मामले को ऐसे गायब कर दीजिए जैसे धरती से डायनासोर गायब हो गए हैं। कासिम की बातों को सुनकर फूड इंस्पेक्टर हंस पड़ा। बहरहाल कासिम के बुरे कर्म जारी रहते हैं। एक दिन की बात है, जब वो रात को घर लौटा तो जेबा ने उससे कहा, अब्बू कल मेरी दोस्त फातिमा का हैप्पी बर्थडे है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसने हम सभी को बहुत ही प्यार से बुलाया है। मुझे उसके बर्थडे में जाना है। आप मुझे उसके यहाँ छोड़ दोगे? कितने बजे जाना है? कल शाम को अब्बू। शाम को? अरे तुम्हें तो पता है ना, वो दुकानदारी का समय होता है। अब्बू मुझे बहाने नहीं चाहिए, हम सभी को वहाँ जाना ही जाना है। अच्छा बाबा, अच्छा। देख तू अम्मी के साथ चली जाना, मैं पीछे से आ जाऊंगा। अगले दिन कासिम अपनी दुकान पर चला गया। सुबह से शाम हो गई। शाम को अचानक उसे याद आया कि जेबा ने उसे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में बुलाया है। अरे, जेबा ने तो मुझे अपने दोस्त के बर्थडे में बुलाया था, लेकिन मुझे उसका घर तो पता ही नहीं है कहाँ है। एक काम करता हूँ, साइमा को फोन करता हूँ और उसकी दोस्त का एड्रेस ले लेता हूँ। वे लोग तो अब तक निकल भी गए होंगे। कासिम अपनी बीवी साइमा को कॉल करता है, लेकिन बार बार कॉल करने पर भी वो कॉल नहीं उठाती है। ओहो, ये साइमा भी ना बहुत ही लापरवाह है। कितनी बार उससे कहा है कि फोन रखो तो फोन पर नजर भी रखो, वो तो बस फोन पर्स में डाल लेती है और फिर भूल जाती है। कासिम ने साइमा को कई बार कॉल किया, फिर गुस्से में फोन साइड में रख दिया और ग्राहकों को मटन देने लगा। आधे घंटे बाद की बात है, उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो उसमें साइमा कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने फोन उठाया और गुस्से में कहा, क्या साइमा, तुम भी ना एकदम गैर जिम्मेदार हो। कितनी बार कॉल किया मैंने तुम्हें, कहाँ थी तुम? आप जल्दी करके हॉस्पिटल पहुंचिए। जेबा को कुछ हो गया है। जेबा? क्या हुआ है उसे? आप बस जल्दी आ जाइए, उसकी हालत बहुत खराब है। असल में साइमा ने बर्थडे में मटन से बनी एक आइटम खाई थी, जिससे उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, वो भी बहुत ही सीरियस वाली। उसे लगातार उल्टियां हो रही थी। डॉक्टर ने उसे आईसीयू में एडमिट किया था। जब कासिम वहां पहुंचा तो उसे सारी बातों का पता लगा और उसे ये भी पता लगा कि वो मटन उसी की दुकान से खरीदा गया था। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अपने लालच की सजा खुद को मिल गई। जेबा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जेबा नहीं बची। कासिम और साइमा को जब ये बात पता लगी तो रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। जेबा, जेबा, उठ मेरी बच्ची, उठ जा मेरी बच्ची। अपने अब्बू के गुनाह की सजा तू मत भुगत बेटा, तू मत भुगत।
कासिम के लालच ने उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली। जेबा के जाने के बाद वो बिल्कुल टूट गया। उसके मरने का इतना बड़ा शौक उसे लगा कि धीरे धीरे वो पागलों की तरह हरकत करने लगा। मैं कातिल हूँ, अपनी फूल सी बच्ची का मैं कातिल हूँ। मैंने लालच में आकर उसकी हत्या कर दी। मुझे खुला मत छोड़ो, मुझे फांसी दे दो, मुझे फांसी दे दो, मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दो। मैं कातिल हूँ अपनी बेटी का, मैं कातिल हूँ। कासिम पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहाँ इंस्पेक्टर के सामने अपने गुनाह कबूल करते हुए उनसे कहता है कि साहब मैं गुनहगार हूँ, बहुत बड़ा। जेबा मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे तेरी जिंदगी छीन ली। मैं बाप कहलाने लायक नहीं। पता है लालच आदमी को क्या बना देता है? इंसान से हैवान, और फिर हैवान से एक टूटी हुई आत्मा। कासिम, तुझे तेरे गुनाहों की सजा कोर्ट देगा, लेकिन जो सजा तेरा ज़मीर तुझे दे रहा है वो शायद उम्र भर चलेगी। अब क्या रह गया है साहब? जेबा नहीं रही। अब चाहे फांसी हो या जिंदगी भर की जेल, सब एक बराबर है। कभी कभी इंसान अपने ही लालच में ऐसा फंसता है कि वो अपनों को खो देता है और फिर जीते जी मर जाता है। कासिम भी जीते जी मर चुका था। कोल्हापुर कहकर एक गांव में बलवंत नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था, जिसकी एक छोटी सी मटन शॉप थी। बलवंत की मटन शॉप गांव में इकलौती मटन शॉप थी। बलवंत रोज सुबह जल्दी उठकर दूसरे गांव के बकरी व्यापारी मुन्ना लाल के पास जाकर बकरियां खरीदता और फिर अपनी दुकान पर आकर मटन काट कर बेचता। बलवंत भाई साहब, तनिक 2 किलो मटन तोल दो। हाँ भाई साहब, अभी देता हूँ। कितना दाम है? केवल 185 रुपए भाई साहब। ठीक है, ये लो। यार बलवंत, मुझे आज 5 किलो मटन चाहिए। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। तेरे यहाँ का मटन बहुत फ्रेश और अच्छा होता है, और पकने के बाद तो उसके स्वाद पर 4 चांद लगते ही है। शुक्रिया भाई साहब। ये लो भाई साहब, आपका 2 किलो, और भाई साहब आपका 5 किलो मटन। और हाँ, आपके बेटे को मेरी तरफ से भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देना। हाँ हाँ, शुक्रिया भाई। बलवंत का मिजाज बहुत ही अच्छा और नेक था। वो बहुत ईमानदार आदमी था। दिन भर मटन बेचकर वो बचा हुआ मटन अपने घर ले जाता या फिर कभी कभी पड़ोसी को दे देता। अरे धन्यवाद बलवंत बेटा, तुम्हारा पड़ोसी होने का एक बहुत बड़ा फायदा है। मुफ्त में मटन जो मिल जाता है। अब क्या करूं काका, आज का मटन कल बेचूं, ये बेईमानी मैं अपने ग्राहकों के साथ नहीं कर सकता। मैं सबको ताजा और अच्छी क्वालिटी का मटन ही देता हूँ। हाँ हाँ, वाकई में मानना पड़ेगा बलवंत, अपने काम के प्रति तुम्हारा ईमान तुम्हारी आंखों में साफ नजर आता है। बलवंत अपनी बीवी उपासना के साथ रहा करता था। उपासना गर्भवती थी और ऐसे में बलवंत उसकी बहुत अच्छे से देखरेख करता। ये लो उपासना, आज की सब्जी रोटी मैंने बनाई है। और ये तुम्हें आज रसगुल्ले खाने का मन कर रहा था ना, देखो मैंने ला दिए, वो भी बृजमोहन मिष्ठान भंडार से। तुम्हें उसी की मिठाइयाँ पसंद है ना? धन्यवाद बलवंत जी, सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे पति मिले। एक दिन जब बलवंत मुन्ना लाल के पास जाकर बकरी खरीदता है तभी। क्या एक बकरी अब 2500 की हो गई है? ये आप क्या बोल रहे हैं मुन्ना भाई साहब, ऐसा क्यों? बलवंत मेरे भाई, अब बकरियों का चारा और उनका लालन पालन करना दिन प्रतिदिन बहुत महंगा होते जा रहा है। इसके चलते अब मुझे अपनी बकरियों के दाम बढ़ाने ही पड़े। एक मुन्ना लाल ही था जिसका गांव बलवंत के गांव के पास था। बलवंत चाहकर भी मुन्ना लाल को मना नहीं कर पाता, क्योंकि यदि उसे किसी और बकरी व्यापारी से बकरी खरीदनी होती तो उसे 2 से 3 गांव को छोड़कर बड़ी दूर जाना पड़ता।
क्योंकि पास में तो बस मुन्नालाल बकरी व्यापारी ही था। बलवंत अब मुन्नालाल के यहाँ से बकरियां खरीदता है और उन्हें ज्यादा दाम में बेचता है। अरे सुबह सुबह हार्ट अटैक देने का इरादा है क्या तुम्हारा बलवंत भाई? क्या इतना महंगा मटन? पूरे 300 रुपए का 1 किलो। हाँ वही तो। 2 हफ्ते पहले जब मैं आया था तो तुम सस्ते और किफायती दाम में बेच रहे थे। अब मैं भी क्या करूं भाई, बकरी का दाम ही बढ़ता गया है कि मुझे ना चाहते हुए भी मटन का दाम बढ़ाना पड़ रहा है। मेरी दशा भी तो समझिए ना भाई साहब। गांव में तुम इकलौते मटन वाले हो, इसलिए ज्यादा गुरूर मत करो। हम इतना महंगा मटन नहीं खरीदेंगे। हाँ हाँ, इतना महंगा मटन खरीदूं? हं, किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है मुझे। लेकिन मेरी बात तो सुनिए ना आप लोग। ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। बलवंत बहुत तनावग्रस्त हो दिन ब दिन उसके मटन शॉप पर ग्राहक आने बंद हो जाते हैं और उसकी कमाई भी ना के बराबर हो जाती है। क्या हुआ जी, आपके माथे पर शिकन क्यों है? आजकल आप बहुत चिंतित रहने लगे हैं। क्या बताऊं उपासना, आजकल बिक्री ही नहीं हो रही है मटन की। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या नहीं। केवल इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं अब तो। कभी कभी तो बोनी भी मुश्किल होती है। घोर विपदा आन पड़ी है हम पर। ना चाहते हुए भी बलवंत को अपनी मटन शॉप बंद करनी पड़ी। वो अपने दोस्त रवि के साथ एक मिल में काम करने लगता है। उसके पास अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि कुछ ही महीनों में उसकी संतान इस दुनिया में आने वाली थी, जिस कारण उसे पैसे जुटाने थे। एक दिन गांव में एक नया मटन वाला आता है, जिसका नाम टिंगू होता है। टिंगू मटन को कम दाम में बेचता है, जिसके कारण गांव वाले उसके पास ही जाकर मटन खरीदने लगते हैं। ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश मटन, एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। आइए आइए, 1 किलो केवल 150 रुपए में। अरे वाह, ये आदमी तो बहुत ही सस्ता मटन बेच रहा है। हाँ हाँ, चलो इसके यहाँ से ही मटन खरीदते हैं। हाँ हाँ, मैं तो पूरे 5 किलो खरीदूंगा। बलवंत को उस मटन वाले पर शक होता है। ये टिंगू मटन वाला इतने कम दाम में मटन कैसे बेच सकता है? इसे इतने कम दाम में बकरी कौन दे रहा होगा, जबकि हर जगह बकरियों के दाम तो पहले ही दुगुना और तिगुना हो गए हैं। थोड़े दिनों बाद से गांव में सभी लोग बीमार पड़ने लगते हैं। बलवंत उपासना की और भी अच्छे से देखभाल करने लगता है। एक सुबह जब रवि और बलवंत मिल की ड्यूटी के लिए निकलते हैं, तभी रास्ते से गुजरते वक्त बलवंत की नजर टिंगू के गुप्त फार्म पर पड़ती है, जिसे उसने झाड़ियों से ढका होता है। वो और रवि ये देखकर भौचक्का रह जाते हैं कि टिंगू छोटी छोटी बकरियों को इंजेक्शन देकर उन्हें बड़ा कर रहा होता है। बेवकूफ गांव वाले, उनको क्या पता मैं छोटी बकरियों को दवाइयों का इंजेक्शन लगाकर इनका वजन बढ़ा रहा हूँ, और इन हानिकारक बकरियों के मटन को खाकर ही लोग बीमार पड़ रहे हैं। मुझे क्या, मैं तो नोट छापने आया हूँ यहाँ। रवि तुरंत ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके बाद बलवंत और रवि दोनों पुलिस थाने जाकर पुलिस को सारी बात बताते हैं और फिर फूड इंस्पेक्टर टिंगू को फूड कंटेमिनेशन के केस में गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे कैद कर देते हैं। इस साहसी और महान काम के लिए गांव के सरपंच बलवंत और रवि को 5-5 लाख रुपए देते हैं, जिनसे वो दोनों अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ महीनों बाद उपासना एक नन्ही सी सुंदर बेटी को जन्म देती है और बलवंत अपनी बेटी और बीवी के साथ एक खुशहाल जीवन जीता है। एक समय की बात है, अर्जुनपुर नाम के गांव में राकेश सुनीता पति पत्नी रहते थे। उनकी गांव में ही एक हलवाई की दुकान थी, जिस पर वो मिठाई से लेकर समोसे तक सब बेचा करते थे। राकेश समोसे बहुत अच्छे बनाता था, इसलिए उसकी दुकान पर सबसे ज्यादा समोसे ही बिका करते थे। उसकी पहचान उसके समोसे ही थे। सुबह से ही लोगों की भीड़ उसकी दुकान के बाहर लगनी शुरू हो जाती थी, और जब तक समोसे खत्म नहीं होते थे, लोगों का ऐसे ही तांता लगा रहता था। राकेश का एक भाई दिल्ली में रहता था, जो एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन अचानक से अजय अपना सारा सामान लेकर गांव लौट आया। अरे अजय, तू अचानक से, सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी, कुछ ठीक नहीं है। मुझे मेरे फैक्ट्री के मालिक ने काम से निकाल दिया है। अरे लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ? फैक्ट्री में किसी ने पैसों की चोरी कर ली और शक फैक्ट्री में रहने वाले लोगों पर गया, जिसमें से एक मैं भी था। पर भैया, मैंने सच में चोरी नहीं की है, आपकी कसम खाकर कहता हूँ। अरे अजय, कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। और तू चिंता मत कर, तू अब से हमारे साथ ही रहना। वैसे भी दुकान पर बहुत काम है, दोनों भाई मिलकर काम संभालेंगे तो दुकान और तरक्की करेगी।
अजय और राकेश मिलकर अब अपनी दुकान पर बैठने लगे। राकेश ने अजय को समोसे बनाने की सारी विधि और कैसे उसके समोसे इतने स्वादिष्ट बनते हैं सारे राज अपने भाई को बता दिए। राकेश दिल का बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी था, इसलिए वो सभी को अपने जैसा ही समझता था। पर वो अपने भाई की नीयत से वाकिफ नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसका भाई बहुत ही लालची और चालाक है। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अजय राकेश के पास रहकर अब सब कुछ सीख चुका था। अजय मेरे भाई, मुझे तेरी भाभी को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तू दुकान देख लेना, हाँ, और कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर लेना। हाँ भाई, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। राकेश सुनीता को लेकर अस्पताल चला जाता है और अजय दुकान पर बैठ जाता है। लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अरे अजय, जरा 50 समोसे जल्दी से पैक कर दो ना। 50 समोसे? दावत है क्या? मेरे ससुराल वाले आए हैं दिल्ली से, उन्हें तुम्हारे समोसे बहुत पसंद है। आते ही फरमाइश करने लगे कि समोसे ला कर दो, इसलिए भागते भागते आया। लाओ भाई, जल्दी दे दो। ये लो भाई। ऐसे ही गांव के कई लोग समोसे लेते रहे। शाम को जब पैसे गिनने का समय आया तो अजय ने गल्ला खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गल्ले में बहुत सारे पैसे देख उसके मन में लालच आ गया। अरे बाप रे, एक दिन की इतनी कमाई! भाई इसका मतलब कई सालों से नोट पर नोट छाप रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था इतनी कमाई हो जाती है इस काम से। खामखा मैं कई सालों से वहाँ हड्डी गला रहा था। इससे अच्छा तो यहाँ गांव में कमाई हो जाती है। क्यों ना इसमें से कुछ पैसे रख लो, भाई को वैसे भी क्या पता चलेगा। अजय गल्ले में से कुछ पैसे चुराकर अपने पास रख लेता है और राकेश को कम पैसे दे देता है। राकेश को पैसे देखकर कुछ शक होता है, पर वो अपने भाई पर बहुत विश्वास करता था, इसलिए उसने चुपचाप वो पैसे अपने पास रख लिए। भाई क्या हुआ? भाभी को लेकर डॉक्टर के पास गए थे ना आप? अरे अजय, मैं तुझे बताना ही भूल गया। तेरी भाभी पेट से है और जल्दी ही इस घर में एक नन्हा मुन्हा मेहमान आने वाला है। क्या भैया, सच में? मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। भैया आप अब ज्यादा चिंता मत करना काम की, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। हाँ ठीक है मेरे भाई, पर तू अकेला नहीं कर पाएगा। भैया मैं कर लूंगा, आप मुझ पर भरोसा रखो। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन फिर सुनीता और राकेश डॉक्टर के पास गए। तब फिर वो दुकान की जिम्मेदारी अजय पर छोड़ गए। अजय ने काम को देखा और रात को फिर गले में से कुछ पैसे चुराकर अपने पास रख लिए। ऐसे ही अब हर रोज करने लगा। एक दिन उसने अजय को रंगे हाथ पकड़ लिया। अजय, ये तू क्या कर रहा है? गले में से पैसे की चोरी कर रहा है? नहीं भाई, नहीं। देख अजय, झूठ मत बोल, मैंने अभी तुझे खुद अपनी आंखों से देखा है। भाई ऐसा नहीं है, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ। तेरी कसम मुझ पर अब भरोसा नहीं है। अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो मुझसे मांग लेना, लेकिन ये करने की क्या जरूरत है? तूने फैक्ट्री में भी चोरी की थी ना? तेरे मालिक से मेरी बात हुई थी। हाँ किया था मैंने। बोलो क्या करोगे? फैक्ट्री में चोरी भी की और यहाँ भी की। ये दुकान जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है, तो मैं जो चाहे वो करूँ। ये दुकान तेरी कैसी हुई? हाँ भैया, जब आपने मुझे मजबूर कर दिया है तो मैं कह ही देता हूँ, ये दुकान मेरे पिता की है, क्योंकि उनका सगा बेटा मैं हूँ। आपको तो वो सड़क से उठाकर लाए थे। पता नहीं किसकी नाजायज औलाद हो आप, और सांप बनकर बैठ गए हो मेरे पिता की दुकान पर। ये दुकान हक से मेरी है और अब से मैं ही यहाँ बैठूंगा। आगे से तुम मुझे यहाँ नजर नहीं आना, समझ गए ना? अजय की बातें राकेश के घावों पर नमक छिड़क देती है, और जिस बात को वो बुरी याद समझकर पहले ही भुला चुका था, अजय उन्हें फिर से हरा कर देता है। सुनीता, आखिर मैंने कब अजय को अपने सगे भाई से कम समझा, जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। आपकी कोई गलती नहीं है जी। अजय की आंखों पर अभी लालच की पट्टी बंधी है, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर जिस दिन वो पट्टी हटेगी ना, उसे बहुत पछतावा होगा। अजय ने दुकान पर अपना पूरा कब्जा कर लिया, पर उसका लालच यही नहीं थमा। क्यों ना मैं समोसे में सस्ते आलू और सस्ते मसाले इस्तेमाल करूं, जिससे मेरा मुनाफा और बढ़ जाएगा और पैसे ही पैसे होंगे मेरे पास। अजय ने अच्छे आलू की जगह सस्ते आलू इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। वो आलू जो बुरी तरह सड़ जाते थे, अजय उनसे अपने समोसे बनाता था, और मसाले भी वो नकली डालने लगा। तेल भी वो एकदम बेकार क्वालिटी का इस्तेमाल करने लगा। उसे अपने लालच के सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, पर इसके बावजूद उसकी बिक्री अच्छी हो रही थी, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वाह, मुनाफा तो बढ़कर 2 गुना हो गया। बस ऐसे ही काम चलता रहे प्रभु, फिर आप देखना
मैं कैसे इस गांव में अपनी एक शानदार कोठी बनाता हूँ। ऐसी कोठी बनाऊंगा लोग देखते ही रह जाएंगे। अजय हर रोज ऐसे ही खराब बेकार समोसे बनाता और उन्हें ऐसे धड़ल्ले से गांव वालों को खिलाता। उधर राकेश इन सब चीजों से वाकिफ नहीं था और वो अपनी पत्नी की देखभाल में लगा हुआ था। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका ध्यान भी खींच लिया। पूरे गांव वाले बीमार पड़ गए। सबको दस्त और फूड पॉइजनिंग हो गई। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं बचा जिसमें कोई बीमार नहीं था। अरे भाई, ये गांव वालों को आजकल हुआ क्या है? कोई दिखाई ही नहीं देता। कैसे कोई दिखाई देगा? कोई यहाँ होगा तभी तो दिखाई देगा। कुछ तो बिस्तर पर पड़े हैं और कुछ अस्पताल में भर्ती है। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम्हारे भाई की वजह से हुआ। उसने जब से तुम्हारी दुकान पर अपना हक जमा लिया तब से उसने समोसे में बहुत ज्यादा मिलावट शुरू कर दी। खराब तेल, बेकार सड़े आलू और मसाले तो पूछो नहीं, उसमें शीशा तक पड़ा हुआ था। अब ऐसे में इंसान बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? सब के सब बीमार पड़ गए और अस्पताल में भर्ती है। तुम्हारे भाई को भी फूड इंस्पेक्टर पकड़ कर ले गए और तुम्हारी दुकान पर भी ताला मार दिया। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। राकेश के पैरों तले तो जमीन निकल जाती है और वो सुनीता के पास जाता है। देखो जी, अजय ने जो किया वो सही तो बिल्कुल नहीं है, पर हम भी उसके कुछ लगते हैं ना, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। अजय का लालच केवल उस पर भारी नहीं पड़ा, गांव वाले सब बीमार हो गए हैं। हाँ जी, इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि गांव वालों के इलाज का खर्चा हम उठाएं। मानती हूँ जो उनके साथ हुआ उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, पर इससे हम उनकी कुछ तो मदद कर सकते हैं ना। राकेश और सुनीता सभी बीमार लोगों का खर्चा खुद उठाते हैं और अजय की जमानत भी करवाते हैं। अजय की आंखों में पछतावे के आंसू थे, इसलिए उसने अपने भैया भाभी के पैरों में पड़कर माफी मांगी। राकेश और सुनीता ने उसे माफ भी कर दिया और एक नई शुरुआत की। राकेश ने गांव में फिर से एक नई समोसे की दुकान खोली जिसे दोनों भाई मिलकर संभालते थे और पूरी सफाई और ईमानदारी के साथ लोगों को समोसे बनाकर देते थे। राकेश पर क्योंकि लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा था, इसलिए वो फिर से एक बार उनके समोसे खरीदकर खाने लगते हैं। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।